नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि खित्ते में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। अब बाकायदा जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। जहां जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वहां पे ईरान ने अटैक किया, बदतरीन हमले किए, उन्होंने अपने मिसाइल चलाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान में बहुत सारे धमाके किए। अमेरिका तजारती और दिफाई जो ईरान की तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो खित्ते में खलीजी ममालिक है वहां पे अमरीकी अड्डों पे अटैक कर रहा है, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20% वाला काम शुरू कर दिया ना, इस पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोगों ने मना किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अगर इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दें तो यहां से जितने भी कंटेनर्स निकलेंगे या टैंकर्स निकलेंगे या जितने भी यहां से बहरी जहाज निकलेंगे आपने हुर्मुज़ को अबूर करके, हम उनसे 20% अगर एक टैक्स वसूल करें, एक फीस वसूल करें तो हम ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। वो इसको एक इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो एक बैरी कजाकी वाला काम हो गया ना कि जनाब हमें खराज देके गुजरो वरना हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। दुनिया वहां से पहले मुफ्त गुजरती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं 20%। ईरान कहता है जी हम एक मामूली फीस लेंगे और वो भी नेविगेशन के जुमरे में लेंगे, तो हम तो कोई आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा रहे। अब ये फड्डा पड़ा हुआ है कि आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल किसका होगा और यहां पैसे कौन बनाएगा। बहरहाल जंग जो है वो दोबारा से अब शुरू हो गई है और बाकायदा दोनों जगहों पे धमाके हो रहे हैं, खास तौर पे ईरान में। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और ये बता दिया है कि अब लड़ाई होगी और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आपने हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20% हम फीस वसूल करेंगे। यानी अमेरिका वहां पे नाकाबंदी करने जा रहा है आपने हुर्मुज़ की, और जो जहाज वहां से गुजरना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को 20% दे दे। यानी जितने का वो माल लेकर जा रहा है, फर्ज करें उस जहाज के अंदर 10 अरब का माल है तो 2 अरब रुपया डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और जहाज आप वहां से निकाल कर ले जाएं। तो ये जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की बात की है। इसके जवाब में जो ईरानी वज़ीर खारजा है उन्होंने बड़ा मजेदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हमेशा से आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर फीस वसूल करने का जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका। जो भी आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको इस काम का मुआवजा मिलना चाहिए, और हम ये काम करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, हम दाम बहुत मुनासिब रखेंगे। ये जनाब ईरान इस वक्त कह रहा है कि जनाब हमारा कंट्रोल है, हमारी जगह है, यहां से जो गुजरेगा हमें फीस देकर जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फीस रख दी है। तो वो जो एक सारा माहौल बना था जंगबंदी का, मुआहदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो तो सारा पड़ गया खटाई में। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, खानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएं और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूं कि मकामी अफराद को यह भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहां से आएंगे? ये वो अफगान फोर्सेज हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफगान फोर्सेज पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी है फोर्सेज।
उन्हें लड़ने के लिए मोराल की जरूरत है, पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मुयस्सर नहीं है। अब हजारों की तादाद में अफगान फोर्सेस भी यहां पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क्यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क्यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं है। हाँ, जराइम पेशा लोग जो है, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगड़ी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही, और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं खुद लड़ो। तो देखिए, पाकिस्तान की फौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है, वहां पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब आप उसी फौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फौज डिजाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े, वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में खत्म हो गई है, पश्तून इलाकों में खत्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता, तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे, उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजल रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फिलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़ें। ये मौलाना फजल रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊं, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए, और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया, जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर है, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकड़ में, उनका भतीजा भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल फिलहाल लश्कर के खिलाफ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और ताईद उसको मिल जाएगी फौरी तौर पर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फौज के ऊपर बड़ी टका की तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोस मौजूद हैं। लोगों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी, मैंने भी अपने पिछले वीलॉग में निकालकर सुनवाई। तो ख्वाजा आसिफ ने सफाई ये पेश की है कि जनाब, मैंने तो वो बयानात मुशर्रफ के दौर में दिए थे, तो उनको इन हालात के साथ ना जोड़ा जाए। तो मैं जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपने एक और खच मार दी है, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब के जमाने में भी आपने बयान दिया था, वो तो आपने फौज के खिलाफ दिया था, मुशर्रफ के खिलाफ आपने नहीं बोला था। 65 की और 71 की और 99 की जो जंगें आपने, 4 जंगों में शिकस्त का जो आपने ढोल बजाया था, वो चारों जंगें मुशर्रफ ने तो नहीं लड़ी थी, वो जंगें तो फौज ने लड़ी थी। तो आपने कहा सारी जंगें पाकिस्तान हार गया था। फिर ये कौम की हड्डियों से गुदा निकाल के जो खा गए, ये तो आपने फौज को कहा था, मुशर्रफ को तो आपने नहीं कहा था। फिर आपने सियाचिन और कारगिल के अंदर जो हार गए और वो इलाके इंडिया ले गया, वो भी आपने फौज से शिकवा और गिला किया था। फौज को मिलने वाले बजट के खिलाफ आपकी तकरीर थी। आपकी तकरीर जो है वो कोई मुशर्रफ के खिलाफ तो नहीं थी। आप खुद आमरीयत की पैदावार हैं, आपके लीडर्स आमरीयत की पैदावार हैं। जनरल जिलानी की गोद से एक छोटा सा पौधा निकलता है, नवाज शरीफ, वो जन्म लेता है, आप सारे उसके साथ मिलकर पनपते हैं। आपके अपने वालिद बड़े फखरिया अंदाज में जनरल ज़िया-उल हक की शूरा के मेंबर थे, और आप लोग बड़े फखर से ये बात बताया करते थे, और पूरे सियालकोट पे आप लोग कंट्रोल करते थे, बल्कि मुल्क के अंदर आपकी चलती थी, क्योंकि आप ज़िया-उल हक की शूरा के मेंबर थे। और ख्वाजा साहब, आप वो भी याद करें कि जब जनरल मुशर्रफ
डिक्टेटर मौजूद था तो आपने बतौर वजीर जनरल मुशर्रफ से हलफ लिया था। अगर इतनी गैरत होती आपको और आप ये कह रहे होते कि जनाब मैं तो डिक्टेटर के सख्त खिलाफ हूं, तो आप डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उससे हलफ ना लेते, कम से कम इसके लिए आप इनकार कर देते, जो इनकार आपने नहीं किया। तो आपकी ना बड़ी सेलेक्टिव किस्म की गैरत है। जिस जूते से आपको मार पड़ती है ना, टका के मार पड़ती है, उसी जूते को ख्वाजा साहब आप लोग फिर बाद में पॉलिश करते हैं और चमका के पॉलिश करते हैं। टका के मार खाते हैं, चमका के पॉलिश करते हैं। यह है जनाब आपकी सियासत की कुल कहानी। अब नाजरीन, अवाम को ये क्या समझते हैं, जरा ये एक छोटा सा मंजर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक वजीर साहब हैं और कुछ सहाफी हैं, ये नाच रहे हैं। कोई बात नहीं, लोग नाचते हैं म्यूजिक लगा के, लेकिन ये पंजाबी गानों पे ऊंची आवाज में डेक लगा के नाच रहे हैं बलूचिस्तान में। और मौका क्या है, नेशनल डिफेंस वर्कशॉप। ये कोयटा में नेशनल डिफेंस वर्कशॉप हो रही है, जिसमें टाउट सहाफियों को उठाकर ले जाया गया और इकट्ठा किया गया, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बता रही है कि जी बलूचिस्तान के बारे में सारा ही प्रोपेगेंडा है, बलूचिस्तान तो बहुत अच्छा है, बहुत पुरअमन है, बेहतरीन है, सब माहौल बहुत अच्छा है, ये सारे गद्दार हैं, सिर्फ हमारी चार दीवारी के अंदर जो लोग मौजूद हैं यही सिर्फ वफादार हैं और मुहिब्बे वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं। ये इसी तरह ब्रीफिंग्स देते हैं हमेशा। तो कोयटा नेशनल डिफेंस जो वर्कशॉप है उसमें ऊंची आवाज में पंजाबी गानों के ऊपर, देखें अगर वो कहते हैं जी कल्चरल इवेंट था तो फिर वहां पे बलूची गाने होने चाहिए, आप बलूचिस्तान गए हुए हैं, लेकिन पंजाबी गाने बराबर के लगा के और उसके ऊपर जनाब वहां पे रक्स करवाया जा रहा है। और वहां से थोड़ी दूर लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, बिल्कुल वहां से थोड़ी दूर लोग अपनी लाशें सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं। वहां पे सोग का समा है, पूरा बलूचिस्तान रो रहा है, लहूलुहान है, और ये लोग वहां पे नाच रहे हैं। ना सिर्फ नाच रहे हैं बल्कि उसकी वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, ताकि सारी दुनिया देख ले कि हमें जितना मर्जी गरीबों का, कमजोरों का खून बहता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये ऐसे ही है, आपको समझ नहीं आएगी लेकिन ये ऐसे ही है। मैं बतौर जर्नलिस्ट इन सारी चीजों को बहुत करीब से देख चुका हूं। ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई, इन दीवारों के उस तरफ हमेशा जश्न का समा रहता है। वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत अच्छे खाने खाते हैं, बड़ी अच्छी वर्जिश करते हैं, उनके जिम बहुत अच्छे हैं, उनके अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम बहुत अच्छा है, उनके पासपोर्ट अलग रंग के हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही वो इस दीवार से बाहर निकलते हैं तो वो अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा सा गम ले आते हैं, ताकि बाहर बैठे हुए जो आम लोग हैं वो बेवकूफ बने कि जनाब ये भी हमारे गम के अंदर दुबले हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, चार दीवारी के उस तरफ जश्न रहता है हमेशा, ये बहुत इंजॉय करते हैं। वहां पे हर दिन ईद का है, हर रात शबरात की है, लेकिन चार दीवारी के बाहर हर तरफ आग लगी है, लहूलुहान है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हैं, चाहे वो आज आजाद कश्मीर है, हर तरफ एक दुख है, एक रंज है, एक तकलीफ है, लेकिन चार दीवारी के अंदर कितना सुकून है। ये एक छोटा सा मंजर आपको बता रहा है। देखिए ये लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, महफूज दीवारों के पीछे ये लोग जश्न मना रहे हैं। और इस वक्त फजलुर रहमान के लिए चौहान को, वो क्या नाम है, ओन को, और काले चैनल के मुलाजमीन को, सोशल मीडिया की जितनी भर्तियां की हैं उन सबको लॉन्च किया गया, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। वजह पता क्या है, जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो पाकिस्तान में सबसे गैर मकबूल है, फजलुर रहमान साहब ने इतना बड़ा जुल्म किया हुआ इस कौम के ऊपर, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदार थे जर्नैलों के कहने के ऊपर। लेकिन फजलुर रहमान की अच्छी बात यह है कि उन्होंने बाद में बता दिया, जब जर्नैलों ने उन्हें इक्तदार में हिस्सा नहीं दिया तो फजलुर रहमान साहब ने बता दिया कि यार मैंने जर्नैलों के कहने के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, इन्होंने बुलाया था और बुला के हमें इसका सारे गेम का हिस्सा बनाया था। फजलुर रहमान पोल खोल चुके हैं। बहरहाल वो गंद जो फजलुर रहमान साहब ने मारा तो उल्टा उनके ऊपर गंद तो आना ही था। अब फजलुर रहमान साहब बहुत बदमजा हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद पब्लिक उनके साथ खड़ी हो गई, पाकिस्तानी फजलुर रहमान के साथ खड़े हो गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा ना, पब्लिक उसको सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ है। कश्मीर में नाजरीन एहतजाज को 40 दिन हो गए, अंदाजा कीजिए आप, और कश्मीरी हार नहीं मान रहे। रोजाना रैलियां निकालते हैं, रोजाना एहतजाज करते हैं, उनके धरने वहां पे जारी हैं। आसिम मुनीर साहब का जो रजीम है वो हर शोबे में, हर जगह पे और तमाम महाजों के ऊपर नाकाम होता चला जा रहा है। एक छोटी सी कामयाबी उनके गले पड़ी थी, एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के चंद जहाज गिरा दिए थे, वो भी एयरफोर्स ने गिराए थे, तो आसिम मुनीर साहब खुद फील्ड मार्शल बन के बैठ गए, और ना सिर्फ फील्ड मार्शल बन गए